अच्छे से शूज़ वगैरह नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, तो सारा लोड इधर आता है। जो हम खड़े होते हैं तो एडी पे, ठीक है। तो इसलिए जो मैं बोल रहा था कि हमको मोटे सोल के जूते पहनने चाहिए। अगर हम इस जंक्शन पे अच्छा सपोर्ट देंगे, सॉफ्ट कुशन देंगे, तो एक्सर्शन या प्रेशर नहीं होगा, हमारी पूरी बॉडी का वेट उस पॉइंट पे एक्सर्ट होता है। और नॉर्मली आपने देखा होगा बच्चों के पाँव बड़े मुलायम होते हैं क्योंकि नंगे पाँव नहीं चलते और काफ़ी उनका ध्यान रखा जाता है, तो ये फैट होते हैं उनके। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हार्ड शूज़ पहन के नंगे पाँव चल के खड़े होके, हमारा जो फैट है या जो चर्बी है वो कम हो जाती है। इस वजह से डायरेक्ट प्रेशर, और स्पेशली फीमेल्स में कई लोग हील्स पहनते हैं या हार्ड शूज़ पहनते हैं। आजकल फ्लैट्स का चलन बहुत है, पता नहीं किसने बनाया है। फ्लैट्स आर नॉट गुड, हमारे पैरों के लिए फ्लैट चप्पलें अच्छी नहीं है। मोटे सोल की मुलायम चप्पल या प्लेटफॉर्म हील्स ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो इस कारण से ऐसी सूजन बन जाती है। अगर शुरू में ही हमने इसका ध्यान रखा तो ये बंद हो जाती है। अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो इस तरीके से हड्डी बढ़ जाती है। अगर आप देखें ये फिर हड्डी बढ़ के उस जो प्लांटर फेशिया है, जो व्हाइट कलर का वो बैंड है, उसको इंजर कर देती है। तो जैसे ही हम फर्स्ट टाइम कदम रखते हैं, हमको बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है, हमसे चला नहीं जाता। धीरे धीरे जैसे हम चलना शुरू करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो वहाँ पे एक कुशन बना देता है ब्लड सर्कुलेशन फैट का। तो इस वजह से हमारा पेन कम हो जाता है। आप बहुत देर खड़े रहोगे या फिर नंगे पाँव चलोगे तो वापस वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से एक्सरे में, अगर आपका कराया हुआ है, इस तरीके से एक्सरे में हड्डी बढ़ना बोलते हैं। सो ये मैं बता रहा था कि नॉर्मल ऐसा येलो कलर की लेयर इतनी मोटी होती है, पर हम सब के पाँव वो कड़क होके बिल्कुल ये थिन लेयर हो जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। सो प्रॉब्लम भी यही होती है, सबसे पहले कदम रखते ही दर्द होता है और धीरे धीरे जैसे हम चलते हैं वो चीज़ कम हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? नेचर इसको ठीक करता है, बस हमको वो बातें माननी है। जैसे हमें सॉफ्ट शूज़ पहनने हैं, स्पोर्ट शूज़। आप लोगों का काम बहुत चलने का है, हर जगह पे उबड़ खाबड़ पे भी है, तो आप लोग प्लीज़ सॉफ्ट शूज़ पहनिए, फ्लैट्स मत पहनिए। घर के अंदर की चप्पल अलग बना लीजिए, वो भी सॉफ्ट होनी चाहिए। इट इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली फीमेल्स में जिनका पूरे टाइम खड़ा रहने का काम होता है, और मेल्स में इस वजह से क्योंकि हम लोग हार्ड शूज़ पहनते हैं, फॉर्मल शूज़ पहनते हैं, वो भी रीज़न है। मेल्स में यूरिन 100%, बिकॉज एक क्वेश्चन तो ज़रूरी है ना। सो धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो जो बोन है वो गोल हो जाती है, नेचर उसे अपने आप गोल कर देता है। अगर हम ध्यान रखेंगे, हम नहीं रखेंगे तो इंजर करता रहेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम होता रहेगा। अगर हमारा काम इस वजह से हैम्पर हो रहा है तो हम एक इस तरीके से क्वेश्चन भी लगाते हैं शूज़ के अंदर, जिनको हार्ड शूज़, सेफ्टी शूज़ पहनने ही पड़ते हैं उनके लिए। अदरवाइज एक इंजेक्शन लगाते हैं हम उधर, जो सूजन को ख़त्म कर देता है और उसकी जल्दी हीलिंग में हेल्प करता है। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर शूज़ पहन के देख लिया और सारा कुछ करके देख लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो सर्जरी की इसमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर्जरी बिल्कुल नहीं करते। इस तरीके से एक्सरसाइजेस करनी होती है, ऐसे करके। ये तो थोड़ा बड़ा है, या एडी पे दर्द होता है या हड्डी बढ़ जाती है। पहले मैंने वहाँ बताया था, इधर भी ये भी मोस्टली जिनको डायबिटीज वगैरह होती है, जो नंगे पाँव चलते हैं, या फिर जो कड़क शूज पहनते हैं, या रब हो के वहाँ पे हड्डी बढ़ जाती है। जो स्मोक करते हैं, स्मोकिंग इज वेरी बैड इन ऑल दीज थिंग्स। इस तरीके से वो मसल जो हमारे पैर की मेन काफ मसल है वो पीछे इंसर्ट होती है, और अगर वो हड्डी बढ़ जाए, हम ध्यान नहीं रखें, तो बार बार उसको चोट करके उस टेंडन को तोड़ देती है। अगर एक बार वो टूट गया तब तो सर्जरी की जरूरत होती है, पर उससे पहले बहुत मौका देती है बॉडी की। दर्द हो रहा है, समझ जाओ, हम समझते नहीं है बॉडी। इनफैक्ट हार्ट अटैक में भी, ये तो एक दूसरी बात है, बॉडी खूब इंडिकेशंस देती है कि कुछ गड़बड़ है, ध्यान कर लो, चले जाओ डॉक्टर के पास। बॉडी एकदम अचानक से एक्सीडेंट के अलावा और भी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें बॉडी इंडिकेशन नहीं दे, एकदम से कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज बहुत सारे साइंस होते हैं।
वही चीज़ है, इसमें भी बहुत रेयरली सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तभी पड़ती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया और टेंडन फट गया तो। उससे पहले अगर हम ध्यान दे देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नेक्स्ट एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है टेनिस एल्बो। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को हुई थी 94 में, उसका कैरियर खत्म होने वाला था, इतनी सिवियर थी। जब भी स्पेशली फीमेल्स जिनमें ये वाले काम या फिर घर के काम, सिलाई बुनाई, या फिर जो बाहर के लोग होते हैं कंप्यूटर पे काम करते हैं, ये मसल जो है यहाँ पे जुड़ती है। तो इसे भी हम क्यूमुलेटिव, आज मैं बहुत जनरल बातें जो रोज किसी न किसी को होती रहती हैं आम, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सो गार्डनर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, डेंटिस्ट, इन सब लोगों को ये चीज़ काफ़ी होती है। जैसा मैंने बताया, एल्बो के पास यहाँ पे मांसपेशी में सूजन बन जाता है। ये सब ओवरयूज सिंड्रोम है। अगर आप शुरू में ध्यान नहीं दोगे तो टेंडन इंजरी बन जाएगी, उसके ऊपर एक झिल्ली बन जाती है, फिर वो बहुत पेन करता है। फिर कई लोग इस तरीके के बैंड पहनते हैं, और एक ऑप्शन होता है इंजेक्शन लगाना, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और दवाइयों वगैरह से ठीक नहीं होता। इसमें भी सर्जरी की ज़रूरत बहुत रेयरली होती है, जिनका जैसे सचिन तेंदुलकर को एंड में करानी पड़ गई थी क्योंकि उसका तो कैरियर खराब हुआ था। टेंडन टियर यही कहलाता है? नहीं, ये है टेंडन वेयर एंड टियर। टियर तो अगर हम इनका ध्यान नहीं देंगे तो अगर टेंडन फट गया पूरा, दैट इज टेंडन टियर। तो इनको सही समय पे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। यूजुअली टेनिस एल्बो के बाद टेंडन टियर नहीं होता, पर उससे पहले जो मैंने बताया था वो यहाँ पे जो था, उसमें टेंडन टियर होने के चांसेस बहुत होते हैं। सो ये एक और वेरी कॉमन थिंग, फ्रोजन शोल्डर। सो पहली बात तो आधी फ्रोजन शोल्डर मिसडायग्नोज्ड होते हैं। जरा भी कंधे में दर्द हुआ तो मुझे तो फ्रोजन शोल्डर हो गया, नहीं, हर एक कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं है। सबसे कॉमन ये डायबिटीज वाले लोगों में होता है। डायबिटीज वाले लोगों में अपने जीवन काल में 90% लोगों को, चाहे वो ध्यान भी रखें ठीक ठाक, तो भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 90%। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर हम तभी बोलेंगे जब कंधे का मोशन ऊपर तक नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं खुद पेशेंट भी नहीं कर पा रहा है या फिर मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर कोई और कर पा रहा है तो वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है, यानी वो मांसपेशी फट गई है। आप खुद से तो नहीं कर पाओगे, पर अगर कोई और कर पा रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट फ्रोजन शोल्डर, वो कोई और प्रॉब्लम है। और हर कंधे, कम से कम 40 से 45 चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमें कंधे में दर्द हो। हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं है, सबसे पहले। और फिजियोथेरेपिस्ट या कई लोग कई बार उसको अगर सही से नहीं समझे और जोर लगा के खींच दें तो वो मसल फट जाती है। तो इसलिए सही तरीके से डायग्नोस होना और उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो एक कंधे पे एक वाइट कलर की झिल्ली, एक कैप्सूल होता है जो बहुत रबर या इलास्टिक जैसा होता है, जिसकी मदद से हम ये सारे मूवमेंट्स करते हैं मसल के अलावा। तो फ्रोजन शोल्डर में ये झिल्ली जो है बिल्कुल ऐसे टाइट होके कंधे पे चिपक जाती है। तो आप जरा सा भी ये मोशन फीमेल्स में यूजुअली अंडरगारमेंट्स पहनने में प्रॉब्लम होती है, कंघी करने में प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। सो अगर ये टिश्यू इलास्टिक या रबर जैसा नहीं होगा तो ये मोशन वापस नहीं होगा। तो इसको वापस ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, एक तो शुगर जिनको है उनको ठीक करना, सेकंड रेगुलर एक्सरसाइजेस। लोग मुझे बोलते हैं अरे एक्सरसाइज हम कर रहे हैं पर 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोज 3 से 4 बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कम से कम 3 से 6 महीने तक, तब जाके ये चीज़ ठीक होगी। और फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। आप खुद से भी कर सकते हो, बड़ी आसान सी कसरतें होती हैं, पर हम अपने आप को 5-10 मिनट नहीं देते, प्रॉब्लम ये। सो कुछ एक्सरसाइजेस के चार्ट हैं, आप वैसे तो एक बड़े इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, बट अगर किसी को भी होता है तो ये सिंपल एक्सरसाइजेस होती है जो हम घर पे कर सकते हैं। 3 से 6 महीने लगते हैं और दिन में 3-4 बार उसको बार-बार एक्सरसाइज करेंगे तो जाके वो ठीक होता है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। डॉक्टर कंप्यूटर पे वापस काम करने से जो नेक में पेन सर्वाइकल उसके बारे में बताएं। सीक्वेंस है आपको जल्दी, एक्चुअली मैं आपकी बात कंप्लीट करूँ तो सर्वाइकल पेन इज वेरी कॉमन। आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेंटिस्ट, टीचर्स में इट इज़ कॉमन। यूजुअली हमारी गर्दन की मसल होती है ट्रेपीजियस, उसमें वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और हमारा पूरे टाइम ऐसे गर्दन रहता है, तो ये सारा इसमें स्ट्रेन आता है। तो इसके लिए
अगर ये हाथों में करंट की तरह जा रहा है यानी नस पे दबान भी है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। उस केस में आपको एमआरआई करके आपके स्पाइन सर्जन या न्यूरो फिजिशियन को बताना चाहिए। अदरवाइज अगर वो हाथों में नहीं जा रहा है तो सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपको कंप्यूटर का जो लेवल है, जो रेगुलर कंप्यूटर, वो आंखों के लेवल पे करना है, नीचे नहीं होना चाहिए। मोबाइल जो है वो भी आई लेवल पे यूज़ करना चाहिए। हम ऐसे यूज़ करते हैं हमेशा, उससे ये भी खराब होता है और ये अंगूठे भी थोड़े दिन में सबके दर्द करते हैं। इसको भी हम ब्लैकबेरी सिंड्रोम बोलते हैं। ब्लैकबेरी में सबसे पहले स्मार्टफोन आया था, तब से लोग ऐसे करके करने लगे, ये सबके अंगूठे खींचने वाले सो इसके लिए 3 एक्सरसाइजेज हैं जो एक तो तकिया भी बिल्कुल पतला लेना है, इस तरीके से एक्सरसाइजेज हैं ये, और ऐसे जो कोई ऐसे एक्सरसाइज करता है वो इसकी बिल्कुल गलत एक्सरसाइज है। सबसे ज़्यादा कॉमन मैंने यही देखा है और इससे ये और बढ़ता है, ठीक है। और कैल्शियम और विटामिन डी लेना बेहद ज़रूरी है। आई थिंक ये जो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था डी कर्वांस, ये यहाँ पे मांसपेशी होती है जो अंगूठे को चलाती है। अंगूठा हमारे हाथ का या पूरी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट डिजिट है। सो अगर वो इस तरीके से, अगर ओवर यूज सिंड्रोम यानी मोबाइल बहुत ज़्यादा जो गेम खेलते हैं या जैसा भी है, उनके ये जैसे अंगूठा है, ये मांसपेशी में इधर सूजन हो जाती है तो बहुत दर्द करने लगता है। जरा भी अंगूठा हिलाया तो आपको दर्द होने हो जाएगा। तो जैसे ही वो शुरू, अगर आप उसी टाइम ध्यान देंगे तब तो बर्फ का सेक और रेस्ट्रिक्शन से सूजन खत्म हो जाती है। पर अगर ये अपन ने इनिशियल नज़रअंदाज किया तो एक मोटी गांठ बन जाती है, फिर वो सिर्फ सर्जरी से ही निकाली जा सकती है। सर्जरी 5 मिनट की होती है, बट इस तरीके से हमको ये कट करना पड़ता है गांठ को, क्योंकि अंगूठे के बिना बॉडी में किसी चीज़ का काम चल नहीं सकता है। एक बस 5 मिनट में आपको थोड़ा सा नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। सो नी रिप्लेसमेंट, पहली बात तो सबको ज़रूरत नहीं होती है। ऑलमोस्ट 100 में से सिर्फ 1 या 2 पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा घुटने का दर्द है उन्हीं को ज़रूरत होती है। वो कौन है? जिन्हें सब दवाइयाँ या कसरत करने के बाद भी चलने में मुश्किल हो रही है, यहाँ से पास बाथरूम जाने भी मुश्किल है, पैर टेढ़े हो गए, क्योंकि किसी भी दवा या कसरत से अगर आपने देखा हो लोग ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, वो कैसे सीधे हो सकते हैं? दवाइयों से या कसरत से वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, वो सिर्फ ऑपरेशन से ठीक हो सकती है। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो पैर बिल्कुल टेढ़े चल रहे हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ कि आपको उससे बिल्कुल पैर सीधे हो जाएंगे, दर्द खत्म हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। वो नहीं मानते कई बार, तो थोड़े दिन में कई एज भी होती है, कमर का फ्रैक्चर लेके, गिर के कूल्हे का फ्रैक्चर लेके हमारे पास आते हैं। पर फिर अब वो नी की प्रॉब्लम सेकेंडरी हो जाती है, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तब उनमें से कई लोग उस चीज़ को समझते हैं। सो नी रिप्लेसमेंट में क्या क्या भ्रांतियां हैं मैं उसको थोड़ा दूर करूंगा। कॉजेस, गाड़ी चलती है, टायर घिसता है, हम भी चलते हैं, सबके साथ होगा, किसी के साथ जल्दी होता है, किसी के साथ लेट होता है। जो ध्यान रखेगा या मेंटेनेंस करेगा, मतलब जो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, कैल्शियम विटामिन डी का ध्यान रखेगा और वजन का ध्यान रखेगा, उनको वो चीज़ कम होगी या लेट होगी, या फिर हो सकता है बहुत कम रहे। बट जो ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा उनको ये चीज़ जल्दी होगी। एक संधिवात होता है जो फैमिली में रन करता है, जेनेटिक्स में होता है, वो उसमें तो अगर आपको मदर या फादर को है और आपको होता है तो हमको रेगुलर उसकी एक्सरसाइजेज और मेडिसिन लेनी होती है, फिर भी चांसेस होते हैं कि आपके घुटने थोड़ी जल्दी खराब होंगे। थर्ड, एक्सीडेंट्स। अगर एक्सीडेंट्स की वजह से आपको नी में कोई इंजरी हुई और हम अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी जो आर्थराइटिस 60, 65, 70 साल में होता है वो हो सकता है 45 या 50 की उम्र में हो जाए। आर्थराइटिस का मतलब ये होता है जो घुटने में एक कार्टिलेज की लेयर होती है बिल्कुल मुलायम, जिसकी वजह से घुटना आराम से स्मूथली चलता है, वो घिसने लग जाता है और वो कड़कड़ आवाज़ करता है, दर्द करता है वो। प्रिवेंशन, मैंने जैसे बोला, कैल्शियम विटामिन डी अच्छा रखना है, एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। घुटने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। ये भी एक भ्रांति है कि साइकिल चलाने से घुटने खराब होते हैं, नहीं, साइकिल घुटने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, इनफैक्ट स्विमिंग।
TKR कब करना चाहिए? मैंने बताया आपको, जब दवाइयाँ कसरत बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, पैर टेढ़े हो गए हैं और थोड़ा बहुत चलने में भी हमको बहुत मुश्किल हो रही है। तब नहीं करना चाहिए। जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्किंसंस हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का TKR इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उनको पार्किंसंस था, पर उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी और वो कर दिया गया था। तो उस केस में TKR सर्जरी फेल हो जाती है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है यूजली, तो बाकी और सब केसेस में इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम यूजली। सो क्या क्या भ्रांतियाँ हैं? उम्र कोई उसमें वो नहीं है। मैं जब बॉम्बे में था तो हम अगर किसी को सिवियर गठिया है 35 साल में भी करते थे, और जो पारसी फीमेल्स होती थी वो 95 ईयर्स में भी कराती थी। वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना था। तो अगर फिट है तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 साल में मेरे पास लोग आते हैं, अगर अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या करूँगा? तो नई गाड़ी का टायर थोड़ी बदलते हैं, गाड़ी चलाओगे पुरानी होगी तभी गाड़ी के टायर बदलने की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, पेन आफ्टर सर्जरी। आजकल हम जिस तकनीक से करते हैं, कंप्यूटर नेविगेशन यूज़ करते हैं, ऊपर टाके भी नहीं आते हैं, तो बहुत मिनिमल पेन होता है। पेशेंट को हम 6 से 8 घंटे में खड़ा करके चला देते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स जो हम लोग पेन के लिए यूज़ करते हैं। वेदर आई विल वॉक और नॉट, डेफिनेटली हम 6 से 8 घंटे में पेशेंट को खड़ा करके चला देते हैं। बाथरूम यूज़ कराते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना करते हैं। तो मेरे पास कई बार पेशेंट, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास कई बार पेशेंट आके बोलता है, अरे ऑपरेशन के बाद हम पलंग पे आ गए। तो मैंने कहा वही नहीं आने के लिए तो ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई इसके लिए ऑपरेशन थोड़ी करता है, आप बेड पे आ जाओ। सो एंड फिजियो, यस, कई लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, वो लोग खुद से कर लेते हैं। बाकी 2 से 4 हफ्ता मिनिमम हम सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइजेस कोई कराए घर पे आपको। TKR में लोकल एनेस्थीसिया देते हैं? नहीं, रीजनल लोकल एनेस्थीसिया, बिकॉज बोन कट होती है थोड़ी सी, इट इज रीजनल एनेस्थीसिया। यहाँ पे इससे कि स्पाइन पे लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया, नीचे से सुन्न हो जाता है, पूरा बेहोश नहीं करते हैं। पेशेंट हमसे बात करता है, कहने में सुनता है, सब करते हैं। स्टिचेस मैंने जैसे बताया, हम गलने वाले टाके देते हैं, ऊपर कुछ नहीं आता है। बोथ और सिंगल दोनों एक साथ कर सकते हैं। 70% केसेस में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दोनों में और पेशेंट फिट है तो हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। ये कुछ पेशेंट्स के वीडियो हैं जो ये दोनों घुटने इनके मैंने बदले हैं, ये 6 घंटे के अंदर 8 घंटे के अंदर चल रहे हैं। तो ये सब मिथ को दूर करने के लिए हैं। ये आंटी 25 साल से बेड पे थी, उनके बेटे आए कुवैत से, फिर इन्होंने इलाज कराया। ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने बोला हम एक साथ कराएंगे, तो ये फिर मेरे से बाद में मिलने आए थे। ये कोविड से पहले नेवी के ऑफिसर हैं, मुझे बोलते हैं मेरे को साइकिल चलानी है तभी मैं कराऊंगा ऑपरेशन के बाद भी। तो ये कोविड था इसलिए बाहर नहीं जा सके। फिर ये सिटी पैलेस चढ़ के आए और वे नीमच माता भी जाते हैं नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए। ये डॉक्टर है, ये मैं वैसे नीचे बैठने को मना करता हूँ, पर इन्होंने मेरे को नीचे बैठ के वीडियो भेज दिया। ये जो आप एज के लिए मैंने दिखाया, 38 साल का पेशेंट था, बहुत सिवियर, चल नहीं पाते थे, ताजमहल मैनेजर थे। और फिर हमने इनको ठीक से, क्योंकि बिल्कुल उनका घुटना मुड़ चुका था, तो ऐसी एज में फिर अगर ये थोड़ी सोचेंगे कि 38 साल में हम नी रिप्लेसमेंट करें कि नहीं करें, हम तो यही सोचेंगे कि पेशेंट को बिल्कुल ठीक करना है। इस तरीके से हम लेते हैं स्टिचेस जो बिल्कुल ठीक होते हैं। ये कुछ एडवांसमेंट है जो हम आजकल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर नेविगेशन, इससे 1-1 डिग्री का एक्यूरेसी आती है। हम पेशेंट का पहले CT स्कैन करके उसका एक डेटा सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम नी रिप्लेसमेंट में कितना कट करना है, क्या नहीं करना है, वो करते हैं। इस तरीके से इम्प्लांट होता है। आप बोल रहे हो ना, फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट डर जाता है, अरे यार फ्रैक्चर है, अपन रेस्ट कर लेते हैं। जब स्प्रेन होता है तो उसको भी उतना ही रेस्ट चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ कोई मुझे भी बोलेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। अब इसमें क्या होता है, 3 टाइप के स्प्रेन होते हैं, 3 टाइप का इंजरी होती है इससे लिगामेंट की। सो ऐसे 2-3 लिगामेंट्स होते हैं जो एंकल को सपोर्ट करते हैं बाहर की साइड। यूजुअली बाहर की साइड ही मोच आती है, इस तरीके से पैर मुड़ता है और बाहर की साइड हमको सूजन आती है, दर्द होता है। पहली बात तो किसी भी मोच को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है।
कई बार वो एक माइनर फ्रैक्चर हो सकता है, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं या एक्सरे जरूर कराएं, ठीक है। क्योंकि अगर वो छोटा फ्रैक्चर है और अगर खिसका हुआ है तो वो जीवन भर प्रॉब्लम हो सकता है एक बार। सेकंड, इस जगह पे एग्जैक्टली दर्द होता है या सूजन आती है। एंकल की सूजन 3 से 6 महीने रहती है अगर हम ध्यान नहीं रखें तो। पूरी बॉडी का जो वेट है वो नीचे एंकल पे आता है ग्रेविटी से, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन है या चोट है वो सब भी उधर इकट्ठी हो जाती है। जब भी चोट होती है तो इस तरीके से ये लिगामेंट है वाइट, उसके अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फट जाती हैं। वो फट जाती है तो वहाँ सूजन आती है और उसको हील होने के लिए भी ये वेसल्स वापस बनती हैं, वो भी सूजन बनाती है, ठीक है। अब 3 टाइप के स्प्रेन होते हैं मोच। एक होता है सिर्फ खिंचाव है, खिंचाव आया नहीं, ऐसे फटता नहीं है, सिर्फ फाइबर्स खिंच जाते हैं। सेकंड, पार्शियल टेयर। इस तरीके से पार्शियल टेयर नहीं होता है, थोड़े थोड़े फाइबर्स फटते हैं, ये है कंप्लीट टेयर। ये जो आप बोलो ना जिंदगी भर चल नहीं पाते या बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो एक कंप्लीट टेयर में होती है। अगर हमने उसी टाइम ध्यान दे दिया तो वो हील हो जाता है जगह पे, यूजुअली सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जो खिंचाव है वो 7 से 10 दिन में 70% लोगों के ठीक हो जाते हैं। और जो पार्शियल टेयर है, अगर वापस गिर गए, लोग सब अपना खेलना कूदना चालू रखते हैं, वापस गिर गए तो पार्शियल वाला कंप्लीट टेयर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे को कोई अगर बोलता है, मैं बोलता इससे अच्छा तो फ्रैक्चर हो जाता, पेशेंट रेस्ट कर लेगा। मोच में पेशेंट कभी आराम नहीं करता है। शुरू के 4 से 6 हफ्ता थोड़े से एक्सर्शन कम करना है और कई बार हम वॉकिंग प्लास्टर देते हैं या बाइंडर भी दे देते हैं तो उससे काम चल जाता है।